नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और मेरे साथ सुकेश रंजन। बिहार की राजनीति से हमारे पास ऐसी खबरें हैं जो आपके मन में कुछ सवाल खड़े करेंगी और जवाब देने के लिए हम यहां मौजूद हैं। सवाल इसीलिए क्योंकि आज दिल्ली में एनडीए की 2 बैठकें हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की अपनी अहम बैठक पहले से प्रस्तावित थी, लेकिन समानांतर लोक जनशक्ति पार्टी जो कि एनडीए की एक घटक है, उसने भी अपनी बैठक की है। और उस बैठक से जो खबरें हमारे पास तक आई हैं उसमें तो कमाल की बात है, 119 उम्मीदवारों को चिराग पासवान ने यह कहा है कि तैयार रहिए, चुनाव आपको लड़ना है, हर हाल में चुनाव लड़ना है। अब ये माजरा क्या है समझना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले बिहार भाजपा की बैठक और सीधे अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने बैठक ली है। इस बैठक में आखिर हुआ क्या? खबरें जो छनकर आ रही हैं सुकेश, क्या है? देखिए, बीजेपी एक बड़ी प्लेयर है, वहाँ इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, सत्ता में आने की तैयारी है, नीतीश कुमार के हाथ में पतवार है, ये क्लियर कर दिया गया है। बहुत सारी रीअरेंजमेंट्स करने की ज़रूरत है। बीजेपी पिछली बार जहाँ लड़ी थी उसके विधायक जहाँ से जीत कर आए थे, जेडीयू जहाँ से लड़ी थी उसके विधायक जहाँ से जीत के आए थे, गडमड है सिचुएशन। 15 साल, करीब 10 साल और उससे ज़्यादा, जितने दिन तक, करीब 12 साल के आसपास, जब जेडीयू और बीजेपी की कॉम्बिनेशन की सरकार चल रही थी, तो सब कुछ बड़े सेट पैटर्न पे था कि इन सीट पे ये लड़ेंगे, इन सीट पे ये लड़ेंगे। 2 एंट्री भी हो गई है, अब एलजेपी भी है। नीतीश जी ने मांझी को भी आमंत्रित कर लिया है। औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये साफ लग रहा है कि बिल्कुल वो तो तय है, मांझी उनके साथ लड़ेंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, और मुझे लगता है कि चुनाव की दृष्टि से ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है बहुत समय के बाद, कोरोना काल में, कि तमाम लोगों को बुलाया गया है। ये बैठक कल भी होनी है। सारे सांसद हैं, सारे सांसदों से फीडबैक लिया जा रहा है कि आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है। जेपी नड्डा हैं, उसमें बीएल संतोष हैं जो संगठन महामंत्री हैं। बहुत कम लोगों को मालूम है कि संगठन महामंत्री बीजेपी में जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको तो मालूम है, लेकिन आम जनता इस बात को समझे कि संगठन महामंत्री का, सह संगठन महामंत्री का बड़ा रोल होता है। और जो प्रदेश के संगठन मंत्री होते हैं वो भी आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं। तो वो तमाम लोग इस बैठक में हैं और गूढ़ चर्चा इस बात पर हो रही है। मुझे लगता है कि फीडबैक के जरिए इस नतीजे पर पहुंचा जाएगा कि किसे कौन सी सीट लड़नी पड़ेगी। इट्स हाई टाइम कि जब आपको अलायंस भी सीमेंट करना है, और ऐसे में जब आपके पुराने सहयोगी बहुत सीटों पे लड़े थे, अब जबकि एक बड़ी सहयोगी आपके साथ जुड़ गई है जिसकी विधानसभा में आपसे ज़्यादा सीटें हैं आज की तारीख में, और वो बहुत सारे विधायकों को ज्वाइन भी करा रहा है अपनी पार्टी में, तो आखिर में नीतीश कुमार जो संख्या बताएंगे कि इतने तो हमारे विधायक हैं, तो इतनी सीटें तो चाहिए ही चाहिए। और जैसा मैंने कल भी बताया था कि लगता है कि एक अरेंजमेंट दोनों पक्षों में, अनरिटन अरेंजमेंट जैसा कुछ लगता है करने की कोशिश है कि हम जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, जेडीयू चाहती थी कि वो मर्ज कर जाए, वो मर्ज करने के फेवर में नहीं है, तो नीतीश कुमार अपने कोटे से उनको सीट दे दें और एलजेपी बीजेपी पे छोड़ दें कि आप दे दीजिए भाई, आप इनको लेके आए हैं, ये बैगेज तो आपका है। जिस तरीके से बयान है चिराग पासवान का, और आपने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अगर वो 119 उम्मीदवारों को कह रहे हैं कि चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहिए, तो वो जो मसल फ्लेक्स करना होता है वो चिराग पासवान भी कर रहे हैं। इन तमाम चीजों पे ये पब्लिक डोमेन में है चीजें। हाँ। तो राजनीति में इन चीजों पे चर्चा जरूरी है, और बीजेपी जैसी पार्टी के लिए तो जरूरी है ही, जो एक बड़ा गठबंधन में एक बड़ा दल है और राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा दल है। पर देखिए सुकेश, जो चीज समझ में आती है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी सबसे मुख्य घटक है और उनके अध्यक्ष बैठक कर रहे हैं। चंद किलोमीटर्स का फासला है भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय और जहां चिराग पासवान दिल्ली में रहते हैं, जनपथ सड़क पर। इन चंद किलोमीटर्स के बीच एनडीए बिहार की जो हकीकत है वो किस तरह से दिखाई पड़ रही है। एक बैठक वहां चल रही है और उस बैठक में तय हो रहा है कि देखिए भाई, हमें कौन कौन सी सीटें लड़नी है, हमारा स्ट्रांग पॉइंट्स कहां है, किन किन सीटों पर कौन कौन सी सीटें छोड़नी है, क्योंकि जाहिर है छोड़ना पड़ेगा। इस बार बहुत से लोग नए हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी भी हैं जेडीयू, और ऐसे में एलजेपी की एक बैठक होती है।
और उस एलजेपी की बैठक में क्या होता है? चिराग पासवान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने लोगों को संबोधित करते हैं 119 और ये कहते हैं कि आपको चुनाव लड़ना है, इस बार तैयार रहिए, हर हाल में चुनाव लड़ना है। अब भारतीय जनता पार्टी किस तरह की ये बैठक कर रही है जहां पर जनता दल यूनाइटेड, उसके साथ उसका क्या गठबंधन है अभी तक पता नहीं है, एलजेपी अपना खुला बैठक कर रही है। आखिर ये गणित क्या है, इसे जरा समझाइए, क्योंकि देखिए 2 बैठक एक साथ, आखिर हमें दर्शकों को बताना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। देखिए, राजनीति में ये बड़ी सामान्य सी बैठक है, मैं इसको सामान्य रूप में लूंगा। लोगों को लग रहा होगा कि गठबंधन का दल है, एक साथ बैठक होनी चाहिए। हाँ, जब चीजें एक स्तर पे पहुंच जाएंगी कि अब सबको साथ बैठना है तो साथ बैठेंगे। अभी बीजेपी अपनी फीडबैक ले रही है, जेडीयू के दिमाग में जो होगा वो जेडीयू फीडबैक ले रही होगी, एलजेपी जो है वो अपनी तैयारी कर रही है। तो तमाम दल एक साथ तब बैठेंगे जब वो ये एक अपनी तरफ से जो उनके स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, जो उनको बैठक में लेकर जाना है, उसको तय कर लें। ये बैठक जो एलजेपी ने ली है, ये 119 बताया आपने। कई बार वो कह चुके हैं कि 243 सीटें हम लड़ने के लिए तैयार हैं। 243 सीटों पे हमारी तैयारी है। अगर मैं तैयारी बिल्कुल शब्दशः अगर कहूं कि 243 सीटों पे हमारी तैयारी है, ये आप कह सकते हैं कि 243 सीटों पे तैयारी है, मतलब हम तो गठबंधन में हैं, तो हम 243 पे लड़ेंगे। यही बात इंटरव्यू में भी कहा बिल्कुल चिराग पासवान ने हमसे कि हमारी तैयारी है, हम लाभ देंगे बीजेपी को, तभी तो गठबंधन का फायदा है। ये सीधा सीधा गणित हुआ लगाना कि उन्होंने जो कहा उसको सपाट तरीके से हमने पढ़ लिया। लेकिन 243 सीटों पे तैयारी है और वो आज जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो 119 सीटों पे बैठक करके कह रहे हैं कि आपको चुनाव लड़ना है। तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस राजनीति में बहुत जरूरी है। तो वो ये बताता है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। आपके नए साथी जेडीयू जो फिर से साथी हो गए हैं, वो आपके लिए बड़ा दल है, तो हमें आप कमतर करके नहीं आंक सकते। क्या ये कोशिश ये है कि उनकी जो मांगे हैं वो मान ली जाए? वो मांग कौन सी हो सकती है या किस चीज के लिए मसल फ्लेक्स हो सकता है? एक, ज्यादा से ज्यादा सीटें। दूसरी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जिसमें ऐसा लगे कि चिराग पासवान का एक अपना विजन है और उस विजन को उसमें उन्होंने डाला है। और पहली बार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अगर किसी ने बनवाया तो वो चिराग पासवान ने बनाया। तो वो एक प्रेशर पॉलिटिक्स टैक्टिक्स होगा पॉलिटिक्स में जो वो करना चाहते हैं। और तीसरा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में होगा कि एक जो नीतीश कुमार अगर सीएम के फेस हैं, जो कि एलजेपी ने अभी तक नहीं कहा है, चिराग पासवान इस बात को नहीं मान रहे हैं, नकार रहे हैं अभी तक, तो शायद वो कुछ बार्गेन करना चाहते होंगे कि बीजेपी से अगर डिप्टी सीएम होगा तो हमारा भी डिप्टी सीएम हो सकता है। एक डिप्टी सीएम चिराग पासवान अगर तेजस्वी हो सकते हैं डिप्टी सीएम बहुत कम उम्र में, तो ये तो दूसरी बार सांसद हो गए हैं, तो वो क्यों डिप्टी सीएम नहीं हो सकते हैं? उनकी पार्टी से कोई क्यों नहीं हो सकता है? उनकी ग्रूमिंग, पॉलिटिकल ग्रूमिंग के लिए बहुत जरूरी है, जो उनको, उनके परिवार को भी सूट करता है, उनको स्टैब्लिश करने के लिए राजनीति में, और ऐसे भी उनकी पार्टी को बहुत सूट कर सकता है। और ये हुआ है। हरियाणा में क्या हुआ? डिप्टी सीएम बाद में अलग अलग चुनाव लड़े थे, लेकिन बाद में आपको डिप्टी सीएम बनाना पड़ा। तो क्या हम इसके साथ जा सकते हैं? और फिर शायद ये बताने की कोशिश होगी कि एक दलित को आपने डिप्टी सीएम भी बनाया, तो जो एक पिछड़ों का वोट जो एकत्र करने की कोशिश दूसरी तरफ से हो सकती है, तो ये एक प्ली मुझे लगता है कि एलजेपी की तरफ से हो सकता है। हालांकि इसकी काट, इसको देखते हुए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने पहले तैयारी कर रखी है कि जीतन राम मांझी हमारे पास हैं जो सीएम रह चुके हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पर आप भी जानते हैं, दलित चेहरे में जहां तक सवाल है, ये पहले भी साबित हो चुका है कि पासवान के मुकाबले जीतन राम मांझी का कद दलितों में, या यूं कहें कि वोट परसेंटेज जो जितना अपनी तरफ खींच सकते हैं उसमें कम है। तो इसीलिए वो काट हो जाएगा। इस तरह से अगर हम लोग लॉजिक अगर लगाएं तो लगता नहीं है कि वो बहुत ज्यादा सटीक बैठेगा। दैट गोज विदाउट सेइंग, इसमें कोई डाउट नहीं है। रामविलास पासवान का बिहार की राजनीति में अगर अनुभव आप देख लें, और उनकी जो स्टैटिस्टिकल जो उनकी जगलरी है, जिस तरीके से अपने आप को वो प्रेजेंट करते हैं बिहार की राजनीति में जितने दिनों से वो एक्टिव रहे हैं, तो उनका से तो बनता है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की ये कोशिश प्रीएम्प्ट करने की है कि इस तरीके की कोई मांग इनकी तरफ से ना हो। राजनीति में ये कोशिश होती है, फाइनली क्या होगा मालूम नहीं। क्या बीजेपी इन मांगों के लिए तैयार होगी कि इसमें से कुछ चीजें ऐसी करा ली जाए कि कम से कम इन चीजों पे तो आपको राजी पड़ना पड़ेगा। आपने दो बातें कही हैं। एक तो कहा है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम
जो बार बार लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से मांग की जा रही है, हाल के दिनों में तो चिराग पासवान लगातार कह रहे हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, 15 साल बीत गए, आज तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना। और आपने सुना होगा जेडीयू के प्रवक्ताओं को तुरंत खारिज भी करते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री का पद वैसे व्यक्ति को जो लगातार उनकी नीतियों के अगेंस्ट या फिर उनके प्रशासन में जो कमियां हैं उसको उजागर ही करता रहा। आपको लगता है कि ये संभव हो पाएगा? जेडीयू और एलजेपी के बीच में जिस तरह की अदावत सी होने लग गई है वो तो विपक्षी दलों में भी नहीं होती। मैंने कहा कि इसी को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश है, इसलिए जीतन राम मांझी को लेके आए। तो फिर ऐसे में स्थिति क्या बनती है? स्थिति यह बनती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बीजेपी का, जो इस पूरे गठबंधन का एक तरीके का मुखिया होगा, क्योंकि बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पार्टी है, जाहिर है, तो वो 3 दिन पहले जब बीजेपी के प्रदेश की कार्यकारिणी को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा बिल्कुल कि हम गठबंधन में ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। उसमें उन्होंने तीनों पार्टियों का नाम लेकर कहा कि हमें साथ मिलकर चुनाव लड़ना है। तो ये मुझे लगता है कि ये हिकअप्स हैं, और पॉलिटिक्स में अगर चिराग पासवान को अपनी मौजूदगी बता के रखनी है, उसको रेखांकित करना है, तो ये जरूरी होता है पॉलिटिक्स में अपनी पार्टी चलाने के लिए। पोस्चरिंग हो सकता है, जिसको पोस्चरिंग कहते हैं, हो सकता है कि इनकी डिमांड्स मीट ना की जाए, ना मानी जाए। नीतीश कुमार हो सकता है तैयार ना हो कि 2 डिप्टी सीएम की जरूरत नहीं है, और दलितों का अगर सबसे ज्यादा अगर हमने किसी का ख्याल रखा है तो दलितों का रखा है, हमने दलितों में महादलित बनाया, तो वो एक उनका शुरू से एक नैरेटिव नीतीश कुमार का रहा है, तो वो इसको मानने को तैयार होंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं है। और इस तरीके के हमले के बाद क्या बीजेपी ये करवा पाएगी? यही मैं पहले भी कह रहा था कि बीजेपी क्या उनको ये एक सेफ एंट्री इस तरीके से करा सकती है नीतीश कुमार को कन्विंस करके? क्या प्रिवेल कर सकते हैं नीतीश कुमार पे बीजेपी के लोग, बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी, क्या इस बात के लिए तैयार कर सकते हैं उनको? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी मिलना मुश्किल है। लेकिन देखिए, बीजेपी एक थॉरोली, मैं जिसको कहूं कि ये एक ऐसी पार्टी है जो मतलब कुछ भी छोड़ना नहीं चाहती है चुनाव में। एक बात और बता देता हूं, बीजेपी ने तैयारी कुछ ऐसी कर ली है कि मुझे जो जानकारी मिली है, और दर्शकों के लिए जानना जरूरी है, कि ये बैठकें होंगी 2 दिन तक। उसके बाद बीजेपी के बड़े नेता, बहुत कद्दावर लोग भी पटना में ज्यादा रहेंगे इस कोरोना काल में भी। मुझे जानकारी ये मिल रही है कि पटना के आसपास, पटना में कुछ फ्लैट्स लिए जा रहे हैं। अच्छा, पटना में परमानेंट रहने की तैयारी है, उसकी कोशिश शुरू हो गई है कि देवेंद्र फडणवीस जाएंगे तो वो वहीं रहेंगे, वहां लोगों से मिलेंगे। जेपी नड्डा जाएंगे तो उनके लिए भी जगह होगी, वो वहीं रहेंगे। सौदान सिंह अगर जाएंगे तो वहीं रहेंगे। जो बड़े नेता हैं, जो पिछली बार अलग अलग होटलों में टिके हुए थे, वो इस बार भी आप चौंक सकते हैं कि बीजेपी ने फ्लैट्स क्यों लिए पटना में। तो फ्लैट्स इसलिए लिए हैं क्योंकि उनके बड़े नेता जाकर वहां लंबे समय तक रहने वाले हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। इस बार का चुनाव एक ऐसा चुनाव है आपने जो खबर दिया है, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी खबर कि इस बार पटना में भारतीय जनता पार्टी का कैंप ऑफिस होगा। वो ऑफिस जो बीरचंद पटेल मार्ग पर है और बहुत पुराना ऑफिस है भारतीय जनता पार्टी का, वो केवल ऑफिस नहीं होगा, एकमात्र ऑफिस नहीं होगा। सुकेश, बहुत बड़ी खबर हमें बता रहे हैं कि इस बार जो नई टीम बिहार के चुनाव को कंडक्ट करेगी भारतीय जनता पार्टी की, उसका अपना अलग कैंप ऑफिस होगा। फ्लैट्स ले लिए गए हैं जो कि ऑफिस कम रेसिडेंस के तौर पर काम करेंगे। फडणवीस जो कि महाराष्ट्र से पहुंचेंगे जब पटना, तो उसी में रहा करेंगे। बाकी के जितने बड़े नेता दिल्ली से जाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहने वाले हैं, सह संगठन मंत्री वहां रहने वाले हैं, बी संतोष जो संगठन मंत्री है वो वहां रह सकते हैं। तो ये तमाम लोग वो इसलिए है क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस बार का चुनाव डू और डाई है। इस बार का चुनाव उनके लिए कठिन है। इस बार का चुनाव बड़ा अनकन्वेंशनल चुनाव है, जो बिहार में, और बिहार में ही क्या, चुनाव तो एक तरीके से एक बड़ा फेस्टिविटी लेकर आता था, ऐसा लगता था ऐसे फेस्टिवल है, लेकिन ये कोरोना चुनाव है। लेकिन ये पहले मैं वापस आऊंगा। आप इस कैंप ऑफिस वाले पे हमें कुछ और बताइए सुकेश। अगर हम देखिए, एक ऑलरेडी हमारे पास भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर वहां हम दिखाई पड़ता है, पत्रकार वहां जाते हैं, आते हैं, वहां से पूरा चुनाव कंडक्ट होता है। आज तक उसमें कहीं कोई संशय, कोई दिक्कत नहीं है। उसी सड़क पर आप जानते हैं
भारतीय जनता पार्टी के अलावा राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, तो एक तरह से वो सड़क जो है वो भारतीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है। तीन बड़े दल जो हैं खासतौर पर बिहार की राजनीति में उनके कैंप ऑफिसेज हैं। इस कैंप ऑफिस की क्या जरूरत है? वहां कोई नई भाजपा बन रही है क्या? नहीं, कोई नया मूड है क्या वहां नहीं, पे? कोई नई भाजपा नहीं है, कोई नई भाजपा तो नहीं है। ये नए ऑफिस का मतलब क्या हुआ? ये ऐसा है कि कुछ जो बड़े लोग हैं वो 24/7 अवेलेबल रहे। बीजेपी का जो अपना चरित्र था एक कि जो पुराने प्रचारक बैकग्राउंड से आते हैं वो उनका सीधा सीधा संवाद हुआ करता था। आप जब होटलों में रहते हो, कोरोना काल में होटल मिलना भी खुलेंगे नहीं खुलेंगे उसका भी एक संशय है, और होटल होता है जी बिल्कुल। और जब आप एक आपका रेसिडेंस होता है, तय होता है लोगों का कि बीएल संतोष आएंगे तो यहीं रुकेंगे। और आपको मालूम है कि इस कोरोना काल में भी राजनीतिक तौर पे जो एक्टिव लोग हैं, सक्रिय लोग हैं, और खासतौर पे बिहार यूपी की राजनीति जो करते हैं, तो वो मिलना चाहेंगे, वो फीडबैक देना चाहेंगे, वो बताना चाहेंगे, वो अपना से चाहेंगे कि हमें वो चाहिए। तो ऑफिस तो यथावत बना रहेगा, लेकिन ये 24/7 एक तरीके से एक ऐसी जगह होगी जहां से सब कुछ कंट्रोल होगा, क्योंकि तमाम बड़े नेता और उसमें से बहुत सारे लोग ज्यादातर समय वहीं गुजारने वाले हैं। हो सकता है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष को काफी दिनों तक वहीं रहें, काफी दिनों तक वहीं पटना में ही देखें। पटना में ही देखें। ये पहले भी हुआ है कि अमित शाह बहुत दिनों तक वहां थे, वो मौर्या के होटल में रुके हुए थे, मौर्या होटल में रुके हुए थे। लेकिन इस बार एक ऐसी तैयारी है कि वो परमानेंट फीचर होगा कि आप वहां उनको देख सकते हैं, वहां से वो लोगों की अपने कार्यकर्ताओं की बात सुनेंगे, उस पर एक्ट करेंगे, वहां से फीडबैक लेंगे, और वो 24/7 अवेलेबल रहेंगे। ये अवेलेबिलिटी के लिए बनाया गया है कि 24/7 अवेलेबल रहें आप और वहीं से काम करें, ताकि पार्टी को, संगठन को एक मजबूती प्रदान चलिए, ये तो एक बड़ी खबर जो हम दर्शकों को दे रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो अहम बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो सबसे प्रमुख दल बिहार एनडीए की है, उसके सामने बड़े स्पष्ट तौर पर अब सामने सुकेश एक समस्या है। और वो समस्या अगर हम आइडेंटिफाई करें, एक तरफ जेडीयू है जो लोक जनशक्ति पार्टी की जो मौजूदगी है उसको उस तरह से आंकने के लिए तैयार नहीं है जैसे लोक जनशक्ति पार्टी चाहती है। यह लोक जनशक्ति पार्टी एक नई लोक जनशक्ति पार्टी है जिसमें चिराग पासवान फैसले ले रहे हैं। आपको क्या लगता है, लोक जनशक्ति पार्टी को मनाने के लिए या उसे दायरे में रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास किस तरह के, क्योंकि देखिए पार्टी में जो शर्त हो ही रही होगी, भारतीय जनता पार्टी तय कर रही होगी, किस तरह से मनाया जाएगा? या फिर आप ये भी स्थिति देखते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी बाहर चली जाएगी एनडीए से? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी का बाहर जाना मुझे पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो वो फीजिबल नहीं लगता है जी। उसकी बड़ी ऑब्वियस सी वजह है, और बिहार के हमारे दर्शक तो खासतौर पे समझ सकते हैं कि एक दल जो केंद्र में मोदी के साथ है, सत्ता में है, वो अगर बाहर जाती है, अलग से चुनाव लड़ती है, तो उन्हें ये तय करना पड़ेगा कि वो एनडीए में है कि नहीं है। 303 वाली पार्टी है ये, 303 बीजेपी। मोदी चाहेंगे, पर आरएसएस भी चाहेगा। लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कुछ कहा नहीं गया। प्रधानमंत्री उनके कार्यों की तारीफ के अलावा उन्होंने एक शब्द भारतीय जनता पार्टी के बारे में नहीं बोला। यह गजब की राजनीति है, यहां भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते हैं, जनता दल यूनाइटेड पे हमला करते हैं। ठीक है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड उनके लिए आज की तारीख में ज्यादा अहमियत रखती है, यह किसी से छुपी बात नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी की बनिस्बत भारतीय जनता पार्टी ज्यादा अहम है, बिल्कुल, बीजेपी बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए कोशिश ये होगी कि कोई छिटके नहीं। और एलजेपी की मजबूरी ये है कि वो सत्ता में रह के अगर अपनी पार्टी चलाना चाहते हैं, अपनी बातें रखना चाहते हैं, उसको मनवाना चाहते हैं, तो सत्ता में रहकर ज़्यादा पॉसिबल है। अगर आप सत्ता से बाहर होकर विपक्ष की राजनीति करना चाहते हैं तो ये दैट डजंट गो विथ रामविलास पासवान स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। वो शुरू से अगर आप देखें तो शायद जो अंबेडकर की बात वो करते हैं, तो उन्होंने इसको एक ध्येय बनाया कि सत्ता में रह के ही समाज का परिवर्तन हो सकता है, सत्ता उसके लिए जरूरी है। उन्होंने इसको मूल मंत्र बनाया हुआ है कि सत्ता में रह के शायद वो बेहतर कर सकते हैं, उनका संगठन भी बेहतर कर सकता है। और इसलिए कुल मिलाकर उन्हें ये तय करना पड़ेगा कि वो एनडीए में है कि नहीं है। एनडीए में रहना उनके लिए जरूरी है। हो सकता है कि वो एक लेसर पार्टनर के तौर पे हो,
वो बिगर पार्टनर के तौर पे नहीं हो सकते, लेकिन लेसर पार्टनर के तौर पे सम्मान के साथ कैसे रहा जाए, इसकी कोशिश होगी एलजेपी की तरफ से। इसका क्या फॉर्मूला निकलेगा ये अभी तक तय नहीं है, क्योंकि बैठक इनिशिएटेड, बैठक अभी इनिशिएट हुई है बीजेपी की तरफ से, एलजेपी की तरफ से, पोस्चरिंग भी अभी दोनों तरफ से होगी, उसमें जेडीयू भी प्ले में आएगी, लेकिन आखिरकार इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा ये अभी देखना बाकी है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग इसलिए बनाता है कि रामविलास पासवान को छोड़ना भी मुफीद नहीं है बीजेपी के लिए। वो राष्ट्रीय स्तर पर भी एक गलत संदेश देता है कि आपके कुछ दल आपको छोड़कर भी जाते हैं। शिवसेना जो उनकी ट्रेडिशनल एलाई थी वो उनको छोड़कर चली गई। रामविलास पासवान जो पिछले काफी दिनों से एनडीए के साथ हैं, और उस नरेंद्र मोदी जिन गुजरात दंगों को बीच में रखकर उन्होंने इस्तीफा देकर अपने आप को पॉलिटिकली शहीद बनाया था और उसकी तारीफ करके फिर वापस आए थे एनडीए में, तो वो भी एक ट्रस्टेड एलाई के तौर पे अभी है, तो उनको छोड़ना नहीं चाहेगी। लेकिन बीच का रास्ता क्या होगा, क्योंकि नीतीश कुमार को छोड़ने का सवाल नहीं है आज की तारीख में, क्योंकि नीतीश कुमार के जरिए ही वो बिहार की राजनीति में चल रहे हैं। अभी तक इंडिपेंडेंट अगर जब तक ट्रायंगुलर फाइट नहीं होती है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, तो जो असेसमेंट है बीजेपी का, जो असेस किया है बीजेपी ने, वो खुद के दम पे बीजेपी में बिहार में बीजेपी सत्ता में नहीं आती है। तो उन्हें अभी नीतीश कुमार की बैसाखी की जरूरत तो है, नीतीश कुमार को भी होगी, लेकिन नीतीश कुमार ये पहले बता चुके हैं कि वो आरजेडी के साथ चले गए थे, तो जा भी सकते हैं। Who knows, राजनीति में क्या हो सकता है आप नहीं कह सकते। ये आज की तारीख में ये होता हुआ दिखता नहीं है, यू कांट इवन थिंक ऑन दोज लाइंस, लेकिन ये क्या हो नहीं सकता। राजनीति में ये सवाल हमेशा ओपन एंडेड। तो जो लोग पलटू चाचा कह रहे हैं वो फिर पलक पावड़े बिछा लेंगे। संजीव, आप तो बिहार के रहने वाले हैं, ये कोई पहली बार हुआ है कि नीतीश कुमार ने लालू यादव के बारे में क्या कहा, लालू यादव ने नीतीश के बारे में क्या कहा, और उसके बाद दोनों साथ हो गए और दोनों ने मिलकर मोदी के बारे में क्या कहा, और मोदी को पटकनी बहुत समय के बाद दिल्ली की विधानसभा चुनाव में 2014 के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी, एक तरीके से नरेंद्र मोदी की बीजेपी हार गई थी। और दूसरा जो एक बड़ा डिफीट, इनफैक्ट अगर बड़े स्टेट के लिहाज से देखें तो पहला बड़ा डिफीट नरेंद्र मोदी को अगर सत्ता में आने के बाद मिला था तो बिहार से मिला था। तो पर मेरी आखिर में ये क्यूरियोसिटी को भी आप शांत करिए। देखिए 2005 का चुनाव मुझे याद आता है सुकेश, कि लोक जनशक्ति पार्टी केंद्र में जो सत्ताधारी कांग्रेस थी उसके साथ थी, आरजेडी भी उसके साथ थी, लेकिन जब बिहार का चुनाव आया तो लोक जनशक्ति पार्टी आरजेडी के खिलाफ लड़ी। ये प्रयोग कर कर वो पूर्व में देख चुकी है कि केंद्र के दल के साथ वो रहती है, क्योंकि यहां भी वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो एक शब्द नहीं बोल रही है। उसी प्रकार जिस प्रकार पहले वो क्या कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोल रही थी, और लालू यादव के खिलाफ वहां चुनाव लड़ा गया था 2005 में और खासी सफलता हासिल की गई थी। क्या ये उस प्रयोग की तरफ मामला तो नहीं जा रहा? देखिए, मुझे ये होता हुआ दिखता नहीं, ये पॉसिबल आज की तारीख में मुझे नहीं दिखता है, क्योंकि बीजेपी भी एक बदली हुई बीजेपी है, एलजेपी भी एक बदली हुई एलजेपी है। क्या वो आरजेडी के साथ जाकर कंफर्टेबल फील कर सकती है? क्या वो आरजेडी में और आरजेडी के गठबंधन में उनको वो स्पेस मिलेगा जो वो चाहते हैं अपने लिए? क्या बीजेपी से निकलने के बाद आरजेडी में उनको वो स्पेस मिल सकता है क्या? इसका भी तो असेसमेंट होगा। जिस पार्टी का अपना एक सिंबल है, अपना एक काडर है, उस काडर को बढ़ाना उनकी ज़रूरत है, तो क्या ऐसे में वो ये रिस्क ले सकते हैं क्या? क्या एक युवा ऐसा रिस्क ले सकता है क्या? क्या उसके लिए उनकी तैयारी है क्या? ये देखना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता नहीं है कि ऐसी समय में जब नरेंद्र मोदी की अपनी एक पॉपुलैरिटी है, तमाम आलोचनाओं के बावजूद आप नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है उसमें डेंट अभी तक नहीं लगा है। लोगों के बीच इस तरीके का डेंट नहीं है कि आप उनके खिलाफ जाकर अपना एक मोर्चा खड़ा करो और उस मोर्चे में रह के आप नरेंद्र मोदी का विरोध करें और आप अपनी एक जगह बनाएं। मुझे ये अभी आज की तारीख में पॉसिबल नहीं दिखता। तो ऐसे में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी के दम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव वहां पर लड़ सकती है, या फिर उसे जनता दल यूनाइटेड की मदद की जरूरत है? जी हां, उन्हें जरूरत है, क्योंकि इसके पहले ऐलान किया जा चुका है। लेकिन जैसा सुकेश कहते हैं, रामविलास पासवान की पार्टी को भी छोड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है। तो फिर रास्ता क्या निकलेगा? बिहार की राजनीति में अभी भी बहुत कुछ कहा जाना है।
आज 2 बैठकें एनडीए की दिल्ली में होती हैं, कुछ किलोमीटर के फासले पर एनडीए के 2 घटक दल मिलते हैं और नतीजा कुछ भी सामने अभी तक नहीं आ रहा है। परिदृश्य क्या होगा, नजर हमारी बनी रहेगी। आज बस इतना ही। हमें प्रोत्साहित करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।